आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? जो इनकम्प्रेसिबल हो, और दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो कि इसका फ्लो स्टीडी हो, और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होनी चाहिए? हाँ, कि नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब है कि रेजिस्टेंस टू द फ्लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जिस फ्लूइड में है, उस फ्लूइड को वैसे ही हम कौन सा फ्लूइड कहते हैं? आइडियल, ठीक है। तो इसका मतलब है बेर्नौली रिलेशन किस फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है? आइडियल फ्लूइड के लिए, ठीक है। और अल्टो आइडियल फ्लूइड हमें मिलता तो नहीं है नेचर में कहीं भी, बट आइडियल फ्लूइड जैसी कैरेक्टरिस्टिक जिस फ्लूइड में होंगी, मतलब कि नॉन विस्कस होना, बिल्कुल कि जीरो विस्कोसिटी हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी हो, बट ऐसे तमाम फ्लूइड जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी, मतलब विस्कोसिटी बहुत मिनिमम स्मॉल है, तो हम कहेंगे ऑलमोस्ट नहीं है। इसी तरह उसका फ्लो 100% स्टेडी ना भी हो, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट स्टेडी हो, फिर भी हम कहेंगे उसको कि ठीक है, इसका फ्लो स्टेडी है, और ये इनकम्प्रेसिबल है। मीन कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक मींस को हम एक्सप्लेन करते हैं, ये आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड रियल फ्लूइड से डिफरेंट होते हैं, मीन तो उसमें ये 100% ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें पाई जाए, बट प्रैक्टिकली 100% ऐसी कैरेक्टरिस्टिक किसी फ्लूइड में नहीं होती। इसलिए हम ऐसे तमाम फ्लूइड जिनमें ये वाली कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट है, उनको हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड, ऑलमोस्ट आइडियल। और ऐसे तमाम फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बेर्नौली रिलेशन दोनों यूज होते हैं, और इन्हीं रिलेशन की बेस पे आगे की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, जो लाइक जो क्रिकेट में अगर हम देखें तो क्रिकेट में गेंद का स्विंग होना, ठीक है, और इसी तरह मतलब एरोप्लेन को ऊपर उठना, इसी तरह प्रेशर वगैरह वेलोसिटी किसी भी पॉइंट को मालूम करना फ्लूइड की, ठीक है, लाइक रेट ऑफ फ्लक्स वगैरह, तो ये सारी चीजें हम फाइंड करते हैं बेर्नौली रिलेशन से, और इन सब को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट बिफोर दैट we have to study Bernoulli relation, and Bernoulli relation is about conservation of energy of the fluid. Like if fluid is incompressible and its flow is steady and it is non-viscous, then total energy possessed by this fluid will always remain conserved. कि अगर हमारे पास इस तरह का फ्लूइड है और ये किसी भी पाइप में से फ्लो कर रहा है, बट पाइप के लिए क्या कंडीशन है कि लीकेज भी होनी चाहिए, सोर्स ऑफ सिंक नहीं होना चाहिए पाइप में कहीं भी, ठीक है, तो उस पाइप के अंदर किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी फ्लूइड की कंजर्व रहेगी। तो इसका मतलब है कि बेर्नौली थ्योरम या बेर्नौली रिलेशन is based on the principle of conservation of energy। पहला इसका पॉइंट क्या होगा? It based on law of conservation of energy, law of conservation of energy। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। इसका क्या मतलब है? That means total energy of the system remain always conserved। टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम के हमेशा कंजर्व, ना तो कम होगी ना तो ज्यादा होगी, और बेर्नौली भी इसी लॉ पे बेस करता है, ठीक है। ये रिलेशन बेर्नौली रिलेशन इसी लॉ पे बेस करता है, और इसी की मदद से हम ड्राइव करेंगे। अब अगर इसकी मदद से ड्राइव करते हैं तो इट मींस हमने क्या, फिर हमारे पास क्या होनी चाहिए? फ्लूइड की टोटल एनर्जी के पहला हमारे पास क्या होना चाहिए इस व्हील को ड्राइव करने के लिए? टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। अब टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड
कितनी तरह की हो सकती है। अब देखो, हमने जो एनर्जी की टाइप्स पढ़ी थी, दो तो हमने मेन पढ़ी थी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और अगर फ्लूइड फ्लो कर, तो ये तो 100% अंडरस्टूड बात है कि फ्लूइड फ्लो कर तो फ्लो की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। बट फ्लूइड फ्लो किस तरह करता है? सबसे पहला हमने जो टॉपिक पढ़ा था कि प्रेशर डिफरेंस होगा दो यूनिट्स पे तब फ्लो करेगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। ठीक है, अगर सपोज करो हम कोई पाइप ऐसा लेते हैं, उसके एक एंड इतनी हाइट का, दूसरे एंड यहाँ है, तो पाइप इस तरह होगा, ये एंड ऊपर है और ये नीचे है, तो एक तरह से ये वाला एंड हायर प्रेशर, जो फोर्स मतलब मैं इसका साइन कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो डाउनवर्ड लग रही है, तो एक तरह से मतलब उस फोर्स की वजह से इधर प्रेशर ज्यादा बनेगा, इधर कम, तो फ्लूइड फ्लो करेगा। दूसरी बात क्या होगी, प्रेशर डिफरेंस के लिए मतलब अगर हम नॉर्मल देखेंगे, अगर हम एक तरह से मोस्टली जितनी भी एग्जांपल देखते हैं तो पानी हमेशा एक हाइट से मतलब बुलंदी से पस्ती की तरफ आता है, इसका मतलब है एक एंड ज्यादा हाइट पे होता है, जिधर वो फ्लो कर होता है वो कम हाइट पे होता है। अगर इस तरह का प्रेशर करें तो हमारे पास हाइट एक पोजीशन फ्लूइड की बन रही है कि एक एंड पे फ्लूइड की पोजीशन क्या है, दूसरे एंड पे फ्लूइड की पोजीशन क्या है। लाइक पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आप ग्राउंड ले सकते हो, और मोस्टली जो स्टैंडर्ड होता है पोजीशन देखने के लिए वो स्टैंडर्ड स्केल समझ लो सी, ठीक है, सी लेवल, क्योंकि जिस हमारा वाटर कहाँ जाता है सी पे, तो सी लेवल आ गया इक्वल या ग्राउंड लेवल समझ, उससे हम देखते हैं फ्लूइड के डिफरेंट पॉइंट्स की हाइट। और तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स क्या है? नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? ड्यू टू फ्लो। नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू हाइट आर पोजीशन। और तीसरी किस्म की कौन सी एनर्जी आएगी इसमें? हाँ, तो एक ही किस्म की एनर्जी उस पे हम उसको एक किस्म की एनर्जी देते हैं, बट वो आगे चेंज हो जाती है दोनों, तो नेट उसके पास 3 किस्म की एनर्जी बन जाती है, और उसको हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी। कैसी एनर्जी? जो प्रेशर की वजह से थ्रू प्रेशर हो जाती है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए आप ये कंसीडर करें कि आपके पास ये पाइप, ठीक है, और ये इसका एक एंड और ये इस पाइप का दूसरा एंड, क्लियर? लेट्स सपोज आप यहां इस एरिया पे फोर्स लगाते हो, एफ लगा रहे हो इस एरिया ए पे फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपको क्या लग रहा है? प्रेशर। ये प्रेशर आपने लगाया फ्लूइड, जिसकी वजह से फ्लूइड पार्टिकल ने यहां से क्या करना स्टार्ट किया, अब आप मतलब प्रेशर के थ्रू हमने एनर्जी दी इस फ्लूइड को, समझ लो प्रेशर के थ्रू एनर्जी मिली किसको? फ्लूइड पार्टिकल्स को। अब वो एनर्जी आगे किस में चेंज होगी? वो एनर्जी एक तो इसकी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, प्लस दूसरे इसके फ्लो की वजह से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पेयर होगी। इसका मतलब है टोटल एनर्जी जो इन टर्म ऑफ प्रेशर फ्लूइड को मिली, वो एनर्जी आगे कन्वर्ट होगी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो नेट एनर्जी कितनी टाइप की फ्लूइड के पास हो सकती है? जो प्रेशर की फॉर्म में उसको मिलती है वो एनर्जी, और आगे जो नई दो फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। अब ये 3 किस्म की एनर्जी फ्लूइड के पास होती है। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, ये तीनों का सम टोटल एनर्जी होगी उसके पास किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, और ये टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व। क्या रहेगी? कंजर्व। लेट्स सपोज कि अगर हमें प्रेशर एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी फ्लूइड को मिली, बट अभी उसने फ्लो करना स्टार्ट किया और वो सी लेवल पे,
हाइट उसकी 0 है सपोज सी लेवल, तो प्रेशर एनर्जी कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जितनी प्रेशर एनर्जी कम हुई इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो दोनों का सम अगेन क्या रहेगा, आंसर। इसी तरह अगर किसी हाइट पे है तो हाइट की वजह से कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी जो प्रेशर एनर्जी उसको मीन टोटल वर्क पे जो होगा वो प्रेशर वो एनर्जी उसने हासिल की, और वो आगे किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, कुछ पोटेंशियल में कुछ काइनेटिक में, तो बट सब का सम करेंगे तो अगेन क्या रहेगा, कंजर्व। अब अगर टोटल फ्लूइड की हम बात करें तो टोटल फ्लूइड का ये लाभ कंजर्वेशन कहते हैं। अगर कोई सिंक सोर्स या लीकेज वगैरह नहीं है तो ये हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व, फ्रिक्शन भी ना हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन हो तो कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए यूज हो जाएगी, तो वो एनर्जी फिर हमें काउंट करनी पड़ेगी कि एनर्जी लॉस्ट अगेंस्ट दी फ्रिक्शन आर पोजीशन, फिर चौथी किस्म की एनर्जी है, बट वो हम क्या कहते हैं, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब है कि जो फ्रिक्शन है या अपोजिशन उसके खिलाफ हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती। अगर उसके खिलाफ एनर्जी नहीं देनी पड़ती तो फिर हमारे पास जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसको कुछ पार्ट ये इस एनर्जी में कन्वर्ट होगा कुछ इसमें, बट सम ऑफ all types of energy will remain conserved. अब ये तो लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टोटल एनर्जी कंजर्व है। अब अगर हम ये कंसीडर करें कि एक यूनिट वॉल्यूम लें, सिर्फ ये तो इस पाइप के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, लेट्स सपोज हम सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं कि ये इस पाइप के एक यूनिट वॉल्यूम है कि ये इसका एरिया है और ये इसकी लेंथ है, लेंथ है 1 मीटर, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो टोटल ये वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब की यूनिट वॉल्यूम। अब हम कहते हैं कि अगर टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे कंजर्व है तो एक यूनिट वॉल्यूम अगर फ्लूइड ले उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम अगर फ्लूइड ले तो इसकी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। लास्ट बात टोटल कंजर्व है तो एक यूनिट वॉल्यूम की भी तो कंजर्व ही रहेगी, क्योंकि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस और फ्लो विस्कस स्टेडी है, देयर इज नो लीकेज नो सोर्स, तो इट मींस टोटल एनर्जी कंजर्व है एक यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी एक यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से आप एनर्जी डेंसिटी कह सकते हो उसको, कि टोटल जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होती है किसी भी फ्लूइड की वो कंजर्व है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, टोटल एनर्जी पर मीन एनर्जी हर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी होती है उसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। जिस तरह एक यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, मास डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम लो कोई चीज उसका जो मास होगा उसको हम मास डेंसिटी कहते हैं। इसी तरह एक यूनिट वॉल्यूम लो फ्लूइड का उसकी जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी। क्लियर, तो एनर्जी डेंसिटी मीन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड। तो ये कहते हैं बर्नौली, ये कौन कहते हैं हम, बर्नौली। और इसको एक्सप्रेस किससे किया, बर्नौली रिलेशन या बर्नौली इक्वेशन। अब इसके प्रूफ की तरफ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तीन किस्म की एनर्जी के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली किस्म काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल होगी 1/2 मास इनटू वेलोसिटी। दूसरी किस टाइप में कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी, किसके इक्वल होगी mg इनटू हाइट ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट फ्रॉम given reference surface or sea level, जो भी आप लेवल लें। तीसरी प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क इक्वल है, कोई भी एनर्जी वर्क इक्वल होती है। तो यहाँ वर्क कौन कर रहा है, प्रेशर, उस वर्क की वजह से फिर आगे मोशन वगैरह आती है और वो एनर्जी आगे कन्वर्ट होती है, बट मेन वर्क कौन कर रहा है, प्रेशर। कि कितना प्रेशर लगा वो सिर्फ फ्लूइड को मूव करवाए तो वर्क प्रेशर कर रहा है, तो प्रेशर एनर्जी फिर किसके इक्वल होगी, वर्क। और वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो यहाँ फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, प्रेशर
मल्टीप्लाई एरिया इनटू डिस्टेंस कवर, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया इनटू डिस्टेंस कवर, तो एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस, जो लेंथ सपोज करो कि ये एरिया है यहां से यहां तक इसकी लेंथ डिस्टेंस कवर की अपनी, तो ये आ गया इसका एरिया मल्टीप्लाई लेंथ वॉल्यूम, तो प्रेशर एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब ये आ गई एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी। अब इन तीनों की एनर्जी डेंसिटी के क्या आपको पता होना चाहिए। देखो काइनेटिक एनर्जी ये आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट, ये तो टोटल फ्लूइड के लिए है ना। अगर आप 1 यूनिट वाली फ्लूइड की एनर्जी आप देखें, तो अगर टोटल फ्लूइड कोई वॉल्यूम दी है तो पाएगा उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ये 1 यूनिट, अगर फ्लूइड में एक वॉल्यूम जस्ट फ्लूइड का है उसकी एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। लाइक ये हमारे पास 3 मार्कर हैं, इनकी प्राइस है 30, एक मार्कर की कितनी होगी, टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल मार्कर, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, ठीक है। तो इसी तरह हम निकालेंगे यहां काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 1/2, तो इधर भी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, मास डेंसिटी इनटू ईच। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, भी पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ वॉल्यूम फ्लूइड फॉर अ यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड कितनी हो जाएगी, इधर v से डिवाइड है तो इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी rho gh, क्योंकि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, मास डेंसिटी। इसी तरह प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड करें, वॉल्यूम से कैंसिल तो सिंपल प्रेशर। अब देखो 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए हमारे पास कौन सी एनर्जीज आ रही है, ये 1 यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी ये होगी, पोटेंशियल एनर्जी ये होगी और प्रेशर एनर्जी ये होगी, तो टोटल एनर्जी इन तीनों का सम हो जाएगा। तो ये तीनों का सम किस इक्वल है जी, कांस्टेंट। बात समझिए कि टोटल एनर्जी फॉर अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट along the pipe after uniform size is always remain conserved, that is always remain constant, but फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी आपको पता होनी चाहिए, वो 3 कैरेक्टरिस्टिक जो फ्लूइड शो कर रहा है वो, और पाइप में लीकेज नहीं होनी चाहिए, सोर्स और सिंक वगैरह कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो ये एनर्जी टोटल कंजर्व है। अब इसकी स्टेटमेंट देखिए, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, अब स्टेटमेंट बहुत आसान भी आप लिख सकते हो, मैसेजेस मांगने के लिए बहुत आसान है। पहले तो आप ये लिख सकते हो कि टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल ये क्या है, तीनों की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आज एनर्जी डेंसिटी मीन एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो आप कह सकते हो एनर्जी डेंसिटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विद स्टेडी फ्लो having zero viscosity is always remain conserved at any point across the pipe through which it is flowing, कि जिस पाइप में से ये फ्लो कर रहा है उस पाइप के किसी भी पॉइंट पे आइडियल फ्लूइड की टोटल एनर्जी डेंसिटी हमेशा कंजर्व है। और दूसरी तरह से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विद स्टेडी फ्लो हैविंग जीरो विस्कोसिटी is always constant at any point across the pipe through which it is flowing। तो दोनों वे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहली हार्ट का डेफिनेशन निकालिए कि एनर्जी डेंसिटी टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर करूं तो ज्यादा करें, टोटल का मतलब कि तीनों किस्म के सम करने के बाद टोटल एनर्जी डेंसिटी फॉर एन आइडियल फ्लूइड
is always constant at any point across the wire through which it is flowing. ठीक है यार। अब आइडियल फ्लूइड यहाँ उसके अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो हमने एक्सप्लेन की, ठीक है। और अब दूसरी वजह से आप कैसे इसको ज्ञान कर सकते हो, आर आर अब सम की फॉर्म में बयान कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप ऐसे कह सकते हो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम for a fluid for incompressible fluid लिख लो। आइडियल फ्लूइड को मीनिंग पर लिख लिया। अब लाल से अगर आप लिखना चाहें for incompressible fluid having steady flow and which is non-viscous is always conserved across the pipe of non-uniform age। अब देखो कि मैंने दूसरी में से कैसे लिखा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि अगर इन तीनों एनर्जी के सम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर तो इनका आंसर हमेशा कंजर्व रहेगा। किसके लिए, ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, जिसका फ्लो स्टेडी हो एंड व्हिच इज नॉन विस्कस, जो विस्कस ना हो, उसके लिए ये तीनों एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कंजर्व है। इसका मतलब क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम जो फ्लूइड है उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व है। और उसकी टोटल एनर्जी तीन तरह की एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक, प्रेशर और potential, if that is non-viscous. Otherwise a fourth type of energy can be interpreted, that's due to friction or viscous or opposition to the flow। तो अगर विस्कोसिटी नहीं है, नॉन विस्कस है, तो ये तीन तरह की एनर्जी आएगी। बट ये यूनिट वॉल्यूम तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे तो एक यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी आ जाएगी। तो इसकी टोटल एनर्जी एक यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड की हमेशा कंजर्व अगर फ्लूइड के अंदर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली it is given as pressure energy per unit volume किसके इक्वल है, P प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल है, 1/2 रो v स्क्वायर, रो मीन डेंसिटी प्लस प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल है, रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। आप इसको दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट का क्या मतलब है कि किसी भी पॉइंट आप देखो कंसिस्टेंट, इसको आपने यहां देखो इस यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के, लेट्स सपोज यहां क्या है, डेंसिटी तो सेम होगी क्योंकि फ्लूइड है, सेम फ्लूइड वही फ्लूइड यहां वही है,
डेंसिटी तो सेम है। लेट्स सपोज यहाँ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वाली V1 और वेलोसिटी क्या है V1 और हाइट कितनी है h1। यहाँ के यहाँ प्रेशर एनर्जी कितनी है P2 और कितनी वेलोसिटी से ये फ्लो करेगा यहाँ से V2 और यहाँ हाइट इसकी कितनी है h2। देन यहाँ जो टोटल एनर्जी इस यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के लिए होगी वही इस यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के लिए होगी, क्योंकि एनर्जी कहीं सोर्स से है नहीं, एनर्जी जाया तो नहीं हुई ना, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी यहाँ और यहाँ से है। अब दो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ी ज्यादा है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आइट से कम हो जाएगी बट इतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एक तरह से नेट एनर्जी तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है यहाँ की एनर्जी टोटल और यहाँ इस यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो दूसरे लफ्जों में आप इसको कैसे लिख सकते हो, प्रेशर एनर्जी P1 at upper end plus V1 का स्क्वायर मीन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम at upper end plus potential energy at that end plus kinetic मीन ये आ गई अपर एंड की टोटल एनर्जी। ये किसके इक्वल होगी, जो लोअर एंड की टोटल एनर्जी है P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 के एक ऊपर वाले एंड पे जितनी एनर्जी है यूनिट वॉल्यूम फ्लूइड की थी नीचे वाले एंड पे भी इतनी है, किसी और एंड पे देखो तो इतनी होगी। तो हर पॉइंट पे along the pipeline concept, that is the basic meaning of Bernoulli। अब हम इसको बेसिकली प्रूव की है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव है कि टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम के हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है। बट इसको हम फिर भी प्रूव कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसलिए इसको हम प्रूव करते हैं। तो लेट्स अब हम क्या करेंगे, हम एक पाइप लेंगे जिसका साइज नॉन यूनिफॉर्म होगा और उसमें से हमने फ्लूइड को फ्लो करवाना है। फ्लूइड फ्लो क्यों करेगा ये आपको पता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक है। तो हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या कहते हैं कि एक में हम हाइट पर रख लेते हैं, एक में लोअर कर लेते हैं। तो हाइट वाले में प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम रखते हैं, या दूसरी लफ्जों से इसी भी कह सकते हैं कि मतलब लोअर एंड से प्रेशर ज्यादा तो हायर एंड से पानी फ्लो करे, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपने जिस एंड से फ्लो करवाना है फ्लूइड को उस एंड पे जो प्रेशर आपने साइन करने, the value of that pressure is much greater than the value of pressure on the other, तब ही ये फ्लो करेगा, मीन प्रेशर डिफरेंस होगा फ्लो करेगा। तो लाइन में यहाँ बना देता हूँ कि लेट अस कंसीडर ये मेरे पास है हाफ नॉन यूनिफॉर्म साइड एज, इसका एरिया यहाँ ये आ गया इसके एरिया अपर एंड का और ये एरिया आ गया इसके लोअर एंड, और मैं ये ले लेता हूँ लेट्स गो सी लेवल। वैसे सी लेवल से हाइट की जाती है बट आप किसी भी पॉइंट से इनकी हाइट ले सकते हैं, बट जो भी लेवल आप कंसीडर करेंगे वही लेवल इस एंड के लिए होगा, तो वही लेवल इस एंड के लिए भी रेफरेंस लेवल होगा। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है h1 और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हाइट है h2, where h1 is greater than h2। अब अगर आपने इस एंड से फ्लूइड को इधर फ्लो करवाना है तो देख आपने जो प्रेशर इस एंड पे लगाना है वो प्रेशर इस वाली एंड के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपने फ्लूइड को इधर से इधर मूव करवाना है तो जो प्रेशर इधर है उस प्रेशर से इधर वाला प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वैसे भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर अगर फ्लूइड को इधर पुश करने की कोशिश कर इधर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर पुश करने की कोशिश कर,
बट अगर दोनों साइड पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है, इक्वल होगा, मीन फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल लगे तो फ्लूइड कहीं भी नहीं जाएगा। फ्लो करवाने के लिए लाजमी है जिधर से फ्लो करना है उधर प्रेशर हाई और जिधर फ्लो करना है उधर प्रेशर लो आपने रखना है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं भी फ्लूइड को इस एंड से फ्लो करवाना है, तो मैं कह देता हूँ कि इस एंड पे जो प्रेशर मैं लगा रहा हूँ दैट इज वो प्रेशर क्या होगा, P1 is equal to F1 divided by F, कि जो फोर्स इस एरिया पे लग रही है F1 और इस एरिया पे लग रही है M1, तो ये बन गया प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये प्रेशर मैं कहता हूँ दैट इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन द अदर एंड। इस एंड पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर मैं कह देता हूँ P2 है, ठीक है, और ये P2 किस इक्वल है, F2 डिवाइडेड बाय F2, सपोज कि इसके एरिया है, बट ये प्रेशर इस साइड पे लग रहा है। अब इन दोनों की डायरेक्शन का आप देखो मुझे, ये जो प्रेशर लग रही है मीन इधर से आप फ्लूइड को उधर फ्लो करवाना चाहिए, बट इधर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इधर और प्रेशर एक्सटर्नल सोर्स से तो कोई आप लगा नहीं रहे, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, वो एयर की वजह से समझ लो, तो वो प्रेशर दबाव किधर पड़ रहा है फ्लूइड पे, तो दोनों प्रेशर एक दूसरे के क्या है ऑपोजिट। तो अब प्रेशर के थ्रू आप फ्लूइड पे वर्क करना और फ्लूइड इस पाइप में से मूव करेगा। अब वर्क तो सिर्फ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ प्रेशर करेगा। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ प्रेशर का क्या मतलब है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। सपोज करो कि ये एक मेस है मेरे पास, इस मेस से एक फोर्स इधर लग रही है F इज इक्वल टू 5 न्यूटन और एक फोर्स इधर लग रही है F इज इक्वल टू 8 न्यूटन। अब इस मेस से ये रिमूव करना है इधर, बट कितनी नेट फोर्स से ये रिमूव करेगा, मतलब वो फोर्स जो इसमें रिमूव हुआ है वो कितनी होगी। अब इसकी 5 न्यूटन फोर्स इसकी 5 न्यूटन फोर्स को करेगी बैलेंस, बाकी जो एक्स्ट्रा बची वो इस पे रिमूव करवाएगी दैट इज 3 न्यूटन, और ये किसके इक्वल होगी, लेट्स सपोज कि ये F1 है ये F2 है, F1 माइनस, इसका मतलब नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितनी लग रही है जो इस पे वर्क कर रही है दैट इज डिफरेंस ऑफ दीस टू फोर्सेस बिकॉज़ बोथ द फोर्सेस आर opposite to each other. Here same happened with the fluid at both ends of the pipe. That P1 and P2 both are opposite to each other. So effective value of pressure that does work on the fluid due to which fluid will flow through this pipe will be equal to the difference of P1 and P2 because both are equal opposite to each other, same as this. कि आप यहाँ जो प्रेशर वर्क करेंगे वो इन दोनों की जो एक से डिफरेंस लेंगे हम, तो डिफरेंस के बाद जो वैल्यू प्रेशर की जाएगी वो वर्क करेगी, क्योंकि P1 जितना है और P2 की दैट स्पेसिफिक वैल्यू, P1 की वैल्यू जो P2 जितनी है वो इन दोनों को बैलेंस करेंगे, बट इनसे ज्यादा वैल्यू जो P1 की होगी P2 से वो वैल्यू फ्लूइड को मूव करवाएगी। इट मींस फ्लूइड पे वही वैल्यू वर्क करती है जो P2 से एक्स्ट्रा है। P2 से कितनी एक्स्ट्रा डिफरेंस हमें देगा, तो इट मींस नेट प्रेशर जो फ्लूइड पे वर्क कर रहा है वो इन दोनों का डिफरेंस। अब इसको आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहला पॉइंट, क्या आपको पता है टोटल वर्क जो फ्लूइड पे हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर P1 माइनस P2। इन दोनों के डिफरेंस जो इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ द प्रेशर वर्क कर ना तो P1 वर्क करे ना तो P2 वर्क करे, बट P1 और P2 की वो वैल्यू आपस में बराबर है, वो तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। जो वैल्यू P1 की P2 से ज्यादा है जितनी वो करेगी, या तो आप डायरेक्ट ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर लेके टोटल वर्क निकालो, या आप कैसे निकाल सकते हैं, अपर एंड पे वर्क डालने से निकालो यहाँ का वर्क आ गया W1 एंड लोअर एंड पे वर्क डालने से निकालो यहाँ पे वर्क आ गया W2। अब W1 प्रेशर P1 वर्क फ्लूइड को इधर मूव करवाने के लिए करें, P2 फ्लूइड को इस साइड पे मूव करवाने के लिए करें, तो नेट वर्क कितना हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, तो नेट वर्क हो जाएगा
W1 माइनस W2, या तो ऐसे दो मेथड, या तो वर्क के लिए आप डायरेक्ट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ प्रेशर चूज करो डायरेक्ट, तो लिखो कि जो प्रेशर वर्क कर रहा है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर्स exerted on both the ends of this tube or of this pipe, कि इन दोनों पाइप में जो प्रेशर लगा उनके डिफरेंस जितना प्रेशर वर्क, तो फिर वर्क करने के जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो ये है। या फिर आप ऐसा करो कि W1 इलाके से निकालो जो V1 की वजह से हुआ, W2 इलाके से निकालो जो V2 की वजह से हुआ, तो नेट वर्क कितना होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है तो नेट वर्क इन दोनों के डिफरेंस जितना हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू यूर बुक, क्योंकि आपकी बुक पे ये दूसरा मेथड फॉलो तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा, बट इजी मेथड वो यूजुअल वाला है कि डायरेक्ट आप इफेक्टिव वैल्यू बोले तो शार्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम प्रूव करते हैं कि लेट अस कंसीडर प्रेशर P1 is acting on the fluid at upper end of the tube that flows the fluid through a distance del x r some value del l1, you can assign any value। ठीक है, कि आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो कि हमने कहा था प्रेशर P1 में फ्लूइड को डिस्प्लेस किया कहां से कहां तक, del x1 यहां से यहां, कितने टाइम में, टाइम कितना लगा यहां से यहां डिस्प्लेस करने के लिए, डेल t, लेट्स सपोज टाइम अपनी सेम लेने दोनों से, डेल t टाइम में प्रेशर P1 ने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ del x, then how much work is done through this pressure। अगर प्रेशर की टर्म में आप नहीं निकालना चाहते हो, प्रेशर की टर्म में वर्क निकालने का फार्मूला होता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, अगर प्रेशर की टर्म में नहीं निकालना चाहते, फोर्स की टर्म में निकालना चाहते हैं, तो अगर यहां से फोर्स निकालें तो इम्प्लाइज दैट फोर्स क्या आ जाएगा, F1 is equal to P1 A1 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो वर्क हुआ थ्रू to displace a fluid through a distance del x1 with the application of force F1, then वर्क क्या हो जाएगा, force multiply displacement, ये तो आसान होता। अब यही कैसे आप यहाँ लेंगे कि कैसे आप यहाँ लेंगे कि यहाँ प्रेशर P2 लगा एंड ड्यू टू दिस प्रेशर फोर्स क्या आ जाएगी, फिर यहाँ F2 is equal to P2 A2 इधर आके मल्टीप्लाई, ड्यू टू दिस प्रेशर फ्लूइड डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस, let's suppose del x2 through a distance del x2, then ये आपके पास एरिया कौन से A2 और ये आपके पास एरिया कौन से A2। अब कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ del x2, कितनी टाइम होगा, टाइम हमने से टाइम ऐसे नहीं कि यहाँ आप 10 मिनट कवर कैलकुलेट करो, यहाँ आप 1 मिनट कवर कैलकुलेट करो, ऐसा नहीं होगा, सेम टाइम कि 5 मिनट में यहाँ अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसी 5 मिनट के लिए यहाँ भी देखें, क्योंकि नेटवर्क हमने देखा तो नेटवर्क के देखने के लिए हमें सेम टाइम चाहिए। ठीक है, अब हम मिला से निकाल के कंसीडर an ideal fluid। Ideal fluid means fluid that possesses already described three characteristics: incompressible, non-viscous, and steady fluid। Ideal fluid that flows through the pipe are non-uniform area, then at upper end
upper end, which is upper end कौन से, which is at height h1 from the ground level. के हमने पहले कंसीडर किया अपर, जो कि ग्राउंड लेवल से कितनी डिस्टेंस पे है, h1 डिस्टेंस, ठीक है। तो उस पे प्रेशर कितना लगा, P1, या फोर्स कितनी लगी है, P1 F1। तो आप फोर्स की टर्म में निकालो तो ज्यादा इजी है। ग्राउंड लेवल अंडर द एक्शन ऑफ F1 fluid displaces through a distance del x1, then तब हम वर्क निकाल लें, then how much work will be done due to this force F1 that is acting at area A1। तो हमने इजीली फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट से वर्क निकाल लेंगे। But for how much time this force F1 which is acting on area this A1, that is del T, कि ये कितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रही है, for del T time, then work will be calculated as W1 is equal to F1 force multiplied displacement। अब फोर्स किसके इक्वल है, फोर्स F1 P1 A1 और डिस्प्लेसमेंट del x1। अब इसको आप कहते हो P1, ठीक है। अब आपने यही काम लोअर एंड पे भी करना है, नीचे वाले एंड पे भी यही काम आपने करना है। अच्छा, अब एट लोअर एंड आप सब कुछ यही है, एट लोअर एंड ड्यू टू फोर्स F2 वर्क इज given as, तो बाकी कहानी आप लोअर एंड पे भी यही है कि due to force F2 which is acting on area A2, fluid displaced through a distance of del x2 in del d time, then work W2 will be equal to F2 del x2, clear, and F2 is equal to P2A2 pressure into area at which it is acting into del x2, that is total work done at load. Now, as F1 and F2 both are acting on different ends of the spire but opposite to each other, F1 is acting from left to right and F2 is acting from right to left. It means work done due to this force and work done due to this force will be opposite to each other. So then net work will be equal to the difference of the work done at both ends of this part. तो अब नेट वर्क किस इक्वल हो जाएगा, एस F1 and F2 are opposite to each other. Therefore,
नेट वाई will be given as नेट वर्क। हमने ये दो पॉइंट लिए थे क्रॉस पर, इन दोनों पॉइंट पे टोटल वर्क कितना होगा, इन दोनों के डिफरेंस देखना। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्क ऑपोजिट हो गए, W2 माइनस W1। अब W2 कितना है, सॉरी W1 माइनस W2 कर, क्यों? क्योंकि हमने ये वाली फोर्स ज्यादा कंसीडर की, फ्लू भी देखो, तो इसलिए ज्यादा क्वांटिटी में से थोड़ी क्वांटिटी माइनस करना, W1 माइनस W2। W1 हमने कितना लिया, P1 A1, अल्दो ये मैंने कन्वेंशनली लिया है, आप W2 माइनस W1 भी कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। माइनस W2 कितना है, P2 A2 डेल्टा। अब ये हमारे पास आ गई थी, दैट इज इक्वल टू P1 A1 डेल x1 माइनस P2 A2 डेल x2, इसको आप v करें। अब हमने Q के फ्लूइड आइडियल है, ए अगर फ्लूइड आइडियल है तब इसके लिए हमने एक और चीज की पढ़ी, वो क्या चीज पढ़ी हुई कि A1 V1 is equal to constant, कि एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट, जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम। तो हम A1 V1 की फॉर्म में लिखते हैं A1 डेल x1 इज इक्वल टू, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं ना, A1 डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल x और मल्टीप्लाई बाय डेल के टाइम से डिवाइड किया, टाइम से मल्टीप्लाई भी करके कोई फर्क पड़ा, आंसर इन दो। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड with respect to time, mean displacement covered in unit time क्या होता है, वेलोसिटी। अब total displacement covered divided by total distance divided by time क्या होता है, वेलोसिटी। let's suppose कि this fluid is moving with velocity v1, तो यहाँ del x1 by del t क्या आ जाएगा, v1, a1 v1 into del t। इसी तरह हम a2 del x2 को भी क्या लिख सकते हैं, a2 del x2 डिवाइडेड बाय, टाइम से डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, a2 ये वाली del x2 by del x2, ये वेलोसिटी v2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम v2, तो साथ क्या आ जाएगा, इसको भी a और b के। अब a और b आप नोट कर लो। आल्सो हमने एक और चीज भी पढ़ी है, from between of continuity, between of continuity हमने क्या पढ़ा, a1 b1 is equal to a2 b2, क्लियर। a1 b1 और a2 b2 आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो इसका मतलब है यहाँ a1 b1 और a2 b2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, और ये किसके इक्वल होते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट, कि कितना वॉल्यूम उस टाइम में वहां से फ्लो कर रहा है पार्टिकल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, जैसे अगेन आप रिपीट करवा देते हैं। a1 b1 किसके इक्वल होते हैं, a1 del x1 डिवाइडेड बाय del t, तो एरिया मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, एरिया मल्टीप्लाई ये टोटल लेंथ या क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, इसका यहाँ भी आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, और फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होती है, तो यहाँ भी 1 by del t आएगा, यहाँ v2 by del t आएगा, तो v1 by del t is equal to v2 by del t is equal to v by del t, तो इसमें मैंने ये दोनों को ध्यान समझे, तो v by del t लिखेंगे। अब ये चीज देखो, del x1 और del x2, del x1 और del x2 की जगह क्या हमारे पास आंसर क्या आया, हाँ
डेल एक्स वन का आंसर क्या है, डेल एक्स टू का आंसर क्या है। लेकिन एक चीज हम ये जानते हैं ए वन ए टू वी बाई डेल टी, इसका मतलब ए वन वी वन की जगह पे क्या लिखूंगा वी बाई डेल, ए टू वी टू की जगह पे क्या लिखूंगा वी बाई डेल। तो हमारे पास फिर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल टी, तो डेल टी से कैंसिल बचेगा, पर यहां भी क्या है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल टी, तो डेल टी से कैंसिल बचेगा सिर्फ वॉल्यूम। तो ये चीज आपने अब थोड़ी सी आगे मेंशन कर लेंगे, तो बस आपके पास फिर आगे आंसर आ जाएगा। अब ना अब आपके पास क्या आ जाएगा, अग्री एंड थ्री, अग्री एंड थ्री को आप देखो कि हमारे क्या आ रहा है p1 into a1 del x1, a1 del x1 की जगह क्या आ रहा है a1 b1 del t, और a1 b1 की जगह क्या आ रहा है वॉल्यूम बाय क्या, तो आप लिखोगे a1 del x1 की जगह वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या, तो मल्टीप्लाई करता है, ये वाला टाइम कहां से आ जाएगा कि डेल a1 del x1 a1 b1 into del t, तो a1 b1 की जगह क्या है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये साथ वाला जो डेल टी है ये यहां ही रहेगा। अब इसी तरह माइनस p2 into a2 del x2, तो a2 del x2 किसके इक्वल है a2 v2, a2 v2 किसके इक्वल है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल टी, तो इनटू साथ ये डेल टी रहेगी इस तरह, तो आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल टी साथ डेल टी एज इट इज। अब ये और ये कैंसिल, ये सारा आपने कहां से लिखा आगे मेंशन कर रहे हैं ना ए बी एंड सी, क्यों तीन तीन से ये हमने बनाया, तो यहां से फिर टोटल वर्क क्या आ जाएगा वॉल्यूम को लो बाय कम अंदर आ जाएगा p1 माइनस p2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, जैसे mass पर यूनिट वॉल्यूम होता है mass डेंसिटी, तो इट इंप्लाइज दैट वॉल्यूम क्या हो जाएगा mass डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है क्या वॉल्यूम है और डेंसिटी है, mass डिवाइडेड बाय डेंसिटी into p1 minus p2, इसको ट्वीन आप स्टार। अब ये वाली ट्वीन आप क्या करते हैं टोटल वर्क, total work done by pressure on this fluid at which is flowing through this non-uniform sized pipe। अब total work done हमेशा किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ एनर्जी वर्क एनर्जी चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है, और यहाँ एनर्जी की तरह की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है टोटल वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल, जो वर्क हुआ प्रेशर की वजह से वो किसमें चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो प्लस पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया उस चीज का टोटल वर्क, तो फिर हम वर्क एनर्जी थी वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या कहते हैं टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल एनर्जी ना हो तो सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक ना हो तो सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल, अगर दोनों हो किसी चीज में तो दोनों के चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, तो यहां पे टोटल वर्क किसकी इक्वल होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा कि यहां की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सपोज करो दिस 1/2 m v1 और यहाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है m g h, और इस तरह यहाँ क्या होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 m v2 और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होगी
एम जी एच यहाँ हमने क्या रखा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये फाइनल ये चेंज कितना आ जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों का डिफरेंस ले लो। चूंकि हमने प्रेशर का डिफरेंस लिया P1 माइनस P2, तो एनर्जी का भी डिफरेंस लेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2, तो 2 माइनस 1 भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम ले लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ये देखो, ये टोटल वर्क किसके इक्वल है, ये आ गया वॉल्यूम इनटू दिस। ठीक, आप सिर्फ वॉल्यूम भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बात समझ गए। तो अगर ये भी लिखें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने टोटल वर्क की जगह वैसे बात ये रिलेशन लिखना है या ये रिलेशन आपने लिखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ टोटल वर्क निकालते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल यहाँ इनिशियल यहाँ। अब वैल्यू लिख लो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m तो कॉमन है ना, इसमें 1/2 m इसमें 1/2 m आएगा, या लिख लो 1/2 m into v1 प्लस यहाँ पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1। अब आप हमारी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लो, वर्ग की जगह उसकी वैल्यू पुट करो और वॉल्यूम में ग्राफ डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा। नाउ अब टोटल वर्क किससे इक्वल, या ये रिलेशन लिख लो, वॉल्यूम इनटू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू टोटल वर्क, ये इसके इक्वल आ जाएगा 1/2 m V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस m V1 प्लस mgh2 माइनस mgh1। अब देखो P1 माइनस P2, आप ये रिलेशन लिख सकते हो, ये बात मैथ्स बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई हो तो मैथ्स आके डिवाइड हो, मैथ्स से कैंसिल आ रहा है तो डेंसिटी बच जाएगी, तो ये रिलेशन लेके भी आंसर यही आएगा, फर्क कोई नहीं। लेकिन ये वॉल्यूम की तरफ ला के सबके नीचे डिवाइड कर, इसके नीचे भी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वॉल्यूम, इस मैथ के नीचे भी सबके नीचे वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैथ वॉल्यूम क्या होता है, ये वाला वॉल्यूम करना है मैथ वॉल्यूम डेंसिटी, अब इधर भी मैथ वॉल्यूम डेंसिटी, तो रो 1 और रो 2 नहीं लिखना क्यों, क्योंकि डेंसिटी तो वैसे भी सेम होती है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो डेंसिटी रो gh2 माइनस डेंसिटी रो gh। अब अपर एंड वाली चीजों को लादा करो और लोअर एंड में जो नई चीजें उनको लादा करो। अपर एंड में 1 वाली P1 ये काइनेटिक एनर्जी 1 ये पोटेंशियल, तो इनको एक साइड पे वो दोनों माइनस इधर ले आओ तो हो जाएगा P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू, अब P2 को इधर ले आओ, P2 इधर आकर प्लस तो प्लस 1/2 रो V2 CH और प्लस रो GH2। अब आप देखो ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अपर एंड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अपर एंड और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट अपर एंड इज इक्वल टू सेम एनर्जी डेंसिटी सम ऑफ एनर्जी डेंसिटी एट लोअर। तो इसका मतलब है कि अपर एंड पे जितनी एनर्जी डेंसिटी थी लोअर एंड पे इतनी, तो
अगर कोई और पॉइंट ले तो उस पर वीक नहीं होगी। तो इसका मतलब है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस potential energy per unit volume is equal to constant, which is to be proved. तो hence proved. तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि energy density, total energy density for ideal fluid will remain always constant. या energy for a unit volume of a fluid at any point across the pipe is always constant. तो ये चीज आपने देखी। अब इसकी एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।